तो स्टार्ट कर रहे बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, देखिए आज का नया टॉपिक है लेवरेज। और देखिए हर एक टॉपिक का दूसरा टॉपिक से लिंक होता है, अगर आप मिस कर देंगे तो टॉपिक आपका छूट जाएगा। लेवरेज विल कवर 10 मार्क्स इन योर एग्जाम, बगल में लिख दीजिए 10 मार्क्स। तो आज हम लोग लेवरेज चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्लास और ये हम लोग का पहला क्लास है। प्लीज हेडिंग दे दीजिए लेवरेज। अब सवाल ये है कि लेवरेज क्या होता है, लेवरेज का मतलब क्या है। ये वर्ड सुन के अजीब लग रहा है, वर्ड सुन के अजीब लग रहा है कि ये क्या है वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेवरेज मीन्स होता है, अगर आप साइंटिफिकली अगर जाते हो, लेवरेज का अपना एक साइंस वाला मीनिंग है। क्या साइंस वाला मीनिंग है? साइंस वाला मीनिंग है, साइंस में लेवरेज वर्ड आप सुने होंगे, सुने थे आप लोग? तो बताइए क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है? किसी भी चीज का हैंडल या लीवर, इससे एफर्ट और कॉस्ट भी एफर्ट। धीरे धीरे जा रहे, टॉपिक के पास करीब पहुंच रहे। तो लेवर का मतलब लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स ओवर अनदर। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो, साइंस के भाषा में अगर साइंस का बात करें हम लोग, वैसे तो हम लोग साइंस का बात करने लायक नहीं है मान लीजिए, बट फिर भी अगर मान लीजिए हम लोग साइंस का बात करते हैं तो साइंस के शब्दों में अगर आप कहेंगे तो लेवरेज का मतलब होता है एक चीज का प्रभाव दूसरे चीज पे कैसे है, एक चीज का प्रभाव दूसरे चीज पर कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग लेवरेज। क्या बोलते हैं बाबू? लेवरेज। बट यहां पर आपको समझिए तो सिंपल लैंग्वेज में, यहां पर लेवरेज मतलब एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा लेवरेज होता है रिस्क। बिजनेस में अगर आप बात करेंगे तो हम लोग समझना यहां पर सीखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ रिस्क। इस सब्जेक्ट में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग रिस्क को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, leverage means influence of one force over another force, one force over another force। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहते हो तो लेवरेज का मतलब होता है एक चीज का प्रभाव दूसरे चीज के ऊपर कितना होगा। तो सर इसको कॉमर्स में क्या यूज है? कॉमर्स में यूज ये है कि हाउ डज, कॉमर्स में लेवरेज का मतलब समझिए, हाउ डज वन फिनेंशियल वेरिएबल अफेक्ट्स अनदर फिनेंशियल वेरिएबल। हिंदी में अगर इसको बोले, कैसे एक चीज दूसरा चीज को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है तो उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर पर क्या इफेक्ट होगा। ये हो गया लेवरेज। क्या हो गया बाबू? लेवरेज। सिंपल भाषा में अगर बोले रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप, रिस्क और रिटर्न, आपको पता होगा रिस्क और रिटर्न का बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग है। रिस्क और रिटर्न जो है वो बेस्टी है एक दूसरे का, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। रिस्क रिटर्न का रिलेशन ऐसा है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। सुने होंगे, बचपन में भी ये बात सुने होंगे, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा कमाई होगा। आपको पता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सबसे ज्यादा सैलरी किनको मिलता है? आर्मी को, नेवी को ना एयरफोर्स को? बताइए। ज्यादा रिस्की काम है। उसके बाद किसको बोलिए? नेवी वालों को मिलता है और उसके बाद मिलता है आर्मी वालों को, क्योंकि वो लैंड पे वर्क है। सिंपल लैंग्वेज है। तो जो जिस नेचर में आप जॉब में जाइएगा उस तरह से आपका सैलरी होगा। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए एकदम सबसे आराम वाला काम है सिक्योरिटी गार्ड का, उसमें चुपचाप से बैठना है आप, कोई ज्यादा चाप तो नहीं है, कोई ज्यादा प्रेशर तो नहीं, कोई ज्यादा फोर्स तो आपके ऊपर नहीं है, तो वहां पर सैलरी बहुत कम है, बहुत कम है, कोई रिस्क ही नहीं है। बात नहीं बाबू, रिस्क है तभी तो बिजनेस है। बात नहीं बाबू, रिस्क है तो बिजनेस है और बिजनेस है तो रिस्क है। और जब आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इफ यू कैन टेक द रिस्क यू कैन रन द बिजनेस, इफ यू कैन नॉट टेक द रिस्क यू कैन नॉट रन द बिजनेस। तो ये लिवरेज हो गया एक तरह का, रिस्क और रिटर्न का इफेक्ट। कितना रिस्क होगा तो कितना रिटर्न होगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। कुछ मत करिए जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपकी लाइफ में। होता है ना, हम लोग, आप लोग की जिंदगी में क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं, ना बाबा এটা কি হচ্ছে আমি আর পারবো না, बस समझ रहे। तो रिस्क और रिटर्न का एक बॉन्डिंग है, एक रिलेशन है, एक लेवरेज वाला बॉन्डिंग है। क्यों? अगर रिस्क होगा तो रिटर्न होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। बात समझिए। और रिस्क क्या होता है?
तो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने का जो संभावना है उस संभावना को कहते हैं रिस्क। और कोई ऐसा सीन नहीं है, सिचुएशन है जहां रिस्क नहीं है। जहां रिस्क नहीं है वो सिचुएशन ही नहीं है। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां रिस्क नहीं है, जहां रिस्क नहीं है वो सिचुएशन है ही नहीं। अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए, क्या इसमें रिस्क नहीं है? रिस्क है। बिल्डिंग गिर गया तो, पंखा गिर गया तो, आप जिस टूल पे बैठे, आप क्लास में आते हो, सुनो, आप क्लास में आते हो, सबसे मजबूत टूल जो आपको दिखता है वो लेकर के आप उस पर बैठते हो, बस हमें तो एक रिस्क रहता है। तो जो सुनो, रिस्क हर मोमेंट में। और आप देखो, आप जब रास्ते में चल रहे, आप देखोगे एक आदमी बहुत भयभीत होकर के, बहुत डर से चुपचाप से रास्ते में एकदम देखिएगा, आस्ते 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 आस्ते, जैसे हम मान लीजिए बाइक चला रहे, हम एकदम आस्ते 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 बाइक चला रहे, हम आस्ते आस्ते चला रहे, मेरा पीछे में जो आदमी आ रहा वो तो आस्ते नहीं चला रहा, वो आगे हमको धक्का मार के चला गया। तो रिस्क तो हर एक मोमेंट में है लाइफ का। तो आपको हम यही बताना चाहते थे कि यू कैन नॉट गारंटी जीरो रिस्क इन द लाइफ। आप जिंदगी में जीरो रिस्क का गारंटी नहीं दे सकते, और जीरो रिस्क मतलब बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो बिजनेस में रिस्क होगा। और लिवरेज चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अनदर फाइनेंशियल वेरिएबल, मतलब एक चीज का दूसरे चीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम लोग लिवरेज कहते हैं। आई होप आप लिवरेज का मीनिंग समझ गए होंगे। लिवरेज वर्ड का मतलब क्या है, बस समझे। लिखिए पॉइंट नंबर 2, इन फाइनेंस leverage means, in finance the leverage means the effect of one financial variable क्या लिखिए? In financial leverage, क्या लिखा? In finance, leverage means the effect of one financial variable on another financial variable. चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो फिनेंशियल लेवरेज समझ गए। अब आप लोग के सब्जेक्ट में यहाँ पर हम लोग फिनेंशियल लेवरेज पढ़ेंगे, बट फिनेंशियल लेवरेज पढ़ने से पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखना होगा। इनकम स्टेटमेंट बनाए बिना फिनेंशियल लेवरेज नहीं निकल सकता। फिनेंशियल लेवरेज में अगर आप देखोगे, अकाउंट कॉमर्स के लैंग्वेज में देखोगे तो 3 तरह के लेवरेज होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फिनेंशियल लेवरेज, और एक होता है कंबाइंड लेवरेज। ये तीनों लेवरेज के बारे में, तीनों का अपना अपना फॉर्मूला है। ये चैप्टर कहीं ना कहीं फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमता है, कहीं ना कहीं ये चैप्टर फॉर्मूला के आसपास घूमता है। सो यू हैव 3 कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर आपको एक होगा ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होगा आपका फिनेंशियल लेवरेज, और एक होगा कंबाइंड लेवरेज। इसको शॉर्ट में अगर बोलेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है डॉल। डॉल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओ माय गॉड। उसके बाद है फॉल। क्या बाबू? फॉल। डॉल, फॉल। फॉल मतलब फिनेंशियल लेवरेज हो गया एक तरह से। और उसके बाद क्या हो गया बताइए? डॉल हो गया, फॉल हो गया, कंबाइंड लेवरेज, कॉल। डॉल, फॉल, कॉल। शॉर्ट में अगर बोले इसको, अगर आपको याद करना हो तो लेवरेज कितना तरह का मित्रों? 3, डॉल, फॉल, कॉल। क्या बाबू? डॉल, फॉल, कॉल। यस, तो डॉल, फॉल और कॉल, बस। तो ये तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लिखिए पॉइंट नंबर 3, तीनों का पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। लिखो ना मित्रों, देखिए, देयर आर following types of leverage. There are following types of leverage. Point number 1, degree of operating leverage. Degree of operating leverage. Degree of operating leverage. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए, सवाल यह है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो हम लोग जानने का चेष्टा करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में आप ये निकालना सीखोगे कि बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क है,
ऑपरेशन मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी। तो हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क है, बिजनेस क्या चीज, ओह, तो बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क है वो हम लोग यहां पर सीखेंगे। थैंक यू समझे बाबू, यहां पर हम लोग ये सीखेंगे। तो नहीं ऐसा तो देखिए आज राहुल कॉपी लेके आए, तो ये हम लोग के लिए प्राउड मोमेंट है। धनंजय दीदी जाओ, देखिए देखिए, तो बस हो गया, छोड़ दीजिए आप लोग। तो देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क है। आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो खाली ऑपरेटिंग निकालने आपको नहीं देगा, खाली फिनेंशियल आपको निकालने नहीं देगा, बस समझे, खाली कंबाइन आपको निकालने नहीं, आपको सब तीनों एक साथ निकालने देगा। और तीनों निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम पढ़ाने वाले हैं डॉल के बारे में। किसके बारे में बाबू? डॉल, GOL, डॉल। डॉल का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मींस हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने में कितना रिस्क लगेगा, लिख दीजिए वहां पे। इट हेल्प्स टू मेजर, it helps to measure the risk, it helps to measure the risk which is involved, it helps to measure the risk which is involved in running the business, in running the business। बिजनेस को चलाने में मित्रों कितना कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो देखिए बिजनेस को चलाने में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको हम लोग कहते हैं डॉल। क्या कहते हैं बाबू? सर डॉल का फॉर्मूला बताइए ना, डॉल का फॉर्मूला आइए। डॉल का फॉर्मूला क्या है? डॉल का फॉर्मूला है, देखो देखो देखो, डॉल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन, उतारो मत समझो, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। अब आप पूछेंगे कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अब यहां पर कंट्रीब्यूशन का मतलब निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप पूछेंगे सेल्स का मतलब क्या है, जो बेचे हैं वो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो खर्चा चेंज होता है। आपको पता होगा कोई भी बिजनेस में दो तरह का खर्चा होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होते हैं, और फिक्स कॉस्ट वो होते हैं जो चेंज नहीं होते। फिक्स कॉस्ट को आप लोग का भाषा में बोलते हैं वादा किया तो निभाना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट वही है। अगर मान लीजिए हम कोचिंग का भाड़ा, अगर कोचिंग का भाड़ा बाड़ी वाली से प्रॉमिस किए, वादा किए कि आंटी हर महीना 10 तारीख तक आपको भाड़ा देंगे, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे पैसा ना हो। तो अगर आप कहते हो फिक्स कॉस्ट, मतलब वो एक तरह का कमिटमेंट कॉस्ट होता है, एक तरह का वादा होता है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, रोज तुमको 10 बजे आना पड़ेगा, बस समझ रहे ना। तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स कॉस्ट हो गया। कौन सा हो गया? फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जितना बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सम्स बनाएंगे तो बार बार तो ये सब चीज बताएंगे नहीं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आपको बता देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जितना बनाइएगा उतना लगेगा। जैसे कि पूड़ी बनाने के लिए मैदा, हाई पूड़ी हाई मैदा, लो पूड़ी लो मैदा, नो पूड़ी नो मैदा। आप पूड़ी मत बनाओ, मैदा लगेगा ही नहीं। पूड़ी मत बनाओ, मैदा नहीं लगेगा, समझ रहे ना। तो पूड़ी का खर्चा क्या हो गया? पूड़ी बनाने के लिए जो मैदा का खर्चा है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। यस और नो गाइस? बहुत एक पहला कॉन्सेप्ट है, पहला क्लास बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होता है पहला, क्योंकि उसके बाद तो खाली आपको सम्स करना रहता है। तो पहला क्लास में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और चीज है, प्यारा सा चीज है, उसका नाम है पीवी रेशियो। क्या नाम है बाबू? पीवी रेशियो। कभी कभी क्या है ना, पीवी रेशियो सेम 4 में आप पढ़े होंगे, बट हमने एक बार भी नहीं कहा कि सेम 4 में आप पढ़े होंगे, क्योंकि सेम 4 पढ़े ही नहीं हम लोग, समझे। तो पीवी रेशियो क्योंकि आप पढ़े भी होंगे तो उतना शिद्दत से नहीं पढ़े होंगे जितना शिद्दत से आप 6 में पढ़ रहे, क्योंकि एक फीलिंग नहीं आता है, बस ना। पीवी रेशियो, अभी देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीवी रेशियो आपको निकालना सीखना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है मित्रों प्रॉफिट, इसका मतलब पहले बताते हैं, इसका मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बाबा वेरिएबल नहीं, वी मतलब वेरिएबल होगा हमेशा ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला, ऐसे तो बहुत तरह फॉर्मूला होता है, यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स।
इसका मतलब इस फॉर्मूला से 3 चीज निकल सकता है। मैथ्स आप लोगों का बहुत अच्छा था। इससे हम लोग 3 चीज निकाल सकते हैं, एक पीवी रेशियो, एक कंट्रीब्यूशन और एक क्या बाबू, सेल्स। हाँ कि नहीं? अगर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में 3 वेरिएबल दिया हुआ है, 3 में से अगर 2 चीज क्वेश्चन में दे देगा, तीसरा आप नहीं निकालोगे? बोलो बोलो, नहीं निकालोगे? बोलो खाली निकाल देंगे तो उतारिए फॉर्मूला। ये डॉल में इतना फॉर्मूला यूज हो सकता है हम लोग का। ईबीआईटी का मतलब नहीं बताया, ओके वेरी गुड। ईबीआईटी का मतलब होता है बाबू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर, बात नहीं बाबू, इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप सोचोगे कि क्या ईबीआईटी क्वेश्चन में दे देगा? नहीं, ईबीआईटी आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो ईबीआईटी निकालने के लिए आपको अभी थोड़ा देर बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, हट जा रहा हूं, उतारिए ना प्लीज। हो गया मन? बाबू बात इतना अननेसेसरी बेकार कर रहे हैं ना, उतारिए ना। हो गया वो सबका? चलिए अगला फॉर्मूला लिखिए, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, अगला में लिखिए डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। अब इसमें ना 2 कैटेगरी का फॉर्मूला है, 2 अलग अलग टाइप का फॉर्मूला है। ये हो गया बाबू डिग्री ऑफ फिनेंशियल, देखिए डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का बात हम लोग कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज क्या होता है। देखिए डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज अगर आप कहते हो, इसका मतलब क्या हो गया? फिनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि फिनेंशियली उसमें कितना रिस्क है, मॉनिटरी के हिसाब से, मनी के हिसाब से अगर बात करें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिबेंचर वेंचर के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज जब आप कहोगे इसमें 2 अलग अलग सिनेरियो होगा। आप क्वेश्चन में देख लेना कि कौन सा सिचुएशन है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का अगर डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अलग फॉर्मूला होगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया हुआ है तब एक तो अलग फॉर्मूला होगा। तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला होगा, आपको हम बताते हैं। लिखिए, लिख लेना डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। इसका मतलब देखिए इट शोज द फिनेंशियल रिस्क, इट शोज द फिनेंशियल रिस्क, इट शोज द फिनेंशियल रिस्क in the business,
financial risk in the business. Paragraph change. Paragraph change. If there is no preference dividend, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट होता है उसको प्रीफरेंस डिविडेंड बोलते हैं. अगर प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तो डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा EBIT बाय EBT. हियर EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या मित्रों, टैक्स. और EBT का मतलब होगा अर्निंग बिफोर टैक्स. प्लीज कॉपी. आई होप हो गया होगा आप लोगों का. फास्ट कॉपी करिए. वही तो फॉर्मूला ही कॉपी कर रहे हैं ना, सम्स में तो गए भी नहीं. हो गया. अब सारा फॉर्मूला एक ही दिन में डिस्कशन किया, खाली सम्स ही तो करना है हम लोगों को. हो गया क्या? चलो आओ. और इफ देयर इज प्रीफरेंस डिविडेंड, अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिया है क्वेश्चन में, अगर प्रीफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दे दिया है तो उस केस में DFL का फॉर्मूला हो जाएगा. देखिएगा प्लीज, चेंजेस क्या होगा देखिए. EBIT बाय EBT माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T. सर T का मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स. टैक्स बोलिए, कॉर्पोरेट टैक्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं. कॉपी करिए. अब ये EBT EBIT निकालना आपको अभी इनकम स्टेटमेंट में पहले सिखाएंगे. बताइए ना. हो जाए तो बता दीजिएगा. हो गया कि अब बचा हुआ हम लोग का डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये सब फॉर्मूला सम्स में यूज होगा और सब फॉर्मूला का मतलब आपको बताते जा रहे हैं. इधर देखिए, अब जो अगला कैटेगरी है फॉर्मूला का वो है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मतलब टोटल रिस्क कितना है बिजनेस में, लिवरेज. इसका मतलब लिख लीजिए, इट हेल्प्स टू मेजर टोटल रिस्क. इसमें टोटल रिस्क स्टडी करते हैं हम लोग. निकालो, लिखो. इट हेल्प्स टू मेजर टोटल रिस्क. इट हेल्प्स टू मेजर टोटल रिस्क. It helps to measure total risk.
ये टोटल रिस्क निकालने में मदद करता है। टोटल रिस्क कैसे निकलेगा बाबू, देखो ना इधर, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू, बड़ा इजी फॉर्मूला है, डॉल इनटू डीएफएल। डॉल का वैल्यू जितना आएगा, रुक जाओ हड़बड़ाओ मत, डॉल का वैल्यू जितना आएगा, सपोज डॉल हम लोग कैलकुलेट किए सम्स में, डॉल आया हम लोग का 2 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज आया 3, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना हो जाएगा 6। यस और नो गाइस, तो वेरी इजी फॉर्मूला, कॉपी करिए। करिए। करे आगे आगे करें मित्रों। चलिए यहां तक फॉर्मूला समझ गया ना, ये फिनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। लेकिन आपने जब जितना फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे हैं, सब फॉर्मूला में आप देखते होंगे कभी ईबीआईटी आ रहा, कभी ईबीटी आ रहा, तो सवाल ये उठता है कि क्या एग्जाम में ईबीआईटी ईबीटी सब दे देगा? क्या एग्जाम में ईबीआईटी ईबीटी सब आपको दे देगा? बोलेगा लो बाबू बना लो, फॉर्मूला बैठाओ निकाल लो और 10 मार्क्स आपको दे देगा? नहीं। अगर आप ये उम्मीद करके बैठे हो तो ये आप भ्रम में हो, जिस तरह से अभी भी कुछ बच्चे इस उम्मीद में बैठे कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, बात समझे? तो ये एक तो परसेप्शन ही, तो उसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। तो देखिए अब हम लोग क्या बनाने वाले पता है? अब हम लोग बात नहीं बाबू, अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको सिखाएंगे। और इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा और इनकम स्टेटमेंट के बिना ये बनेगा नहीं। तो जब भी फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने बोलेगा, पहले इनकम स्टेटमेंट बना लीजिएगा। इनकम स्टेट से आपका ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन, ईबीटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईपीएस सब आ जाएगा। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट। तो बड़ा सा हेडिंग दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। चलिए आओ, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इनकम स्टेटमेंट हम लोग को सबसे पहले निकालना सीखने वाले हैं। तो ये हम लोग का जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि हम लोग पहली बार क्या निकालना सीखने जा रहे हैं बाबू? इनकम स्टेटमेंट। आइए, तो कभी भी आपको, क्योंकि जब भी डॉल, डीएफएल, डीसीएल निकालने बोलेगा, पहले आप क्या करना, इनकम स्टेटमेंट बना लेना। तो यहां पर होगा, देखिए इनकम स्टेटमेंट, आ जाओ बोर्ड में कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा ब्लू मार्कर है ना, उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखिए ब्लैक मिला नहीं बाबू आज दुकान में सुबह सुबह। चलिए, कॉलम तो अपना रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये अकाउंट्स नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट मत लिख दीजिएगा भाई, बार बार बता रहे हैं, हर दिन यही बात बोलना पड़ता है। आइए सबसे पहले एक फॉर्मूला देखिए ना, अभी आपको रटवा देंगे स्टेटमेंट। इधर देखिए, इधर सबसे पहले होता है सेल्स। सेल्स समझते हो ना, कितना बेचे हो, कितना बेचे हो, उसको बोलते हैं सेल्स। आज से आइए, आज 11 बजे क्लास है, आइए देखिए सेल्स, बहुत बात नहीं, सेल्स का अमाउंट लिख दिया आपने। सेल्स में से आप लेस करते हो वेरिएबल कॉस्ट। किसी का खराब आवाज यहां तक सुनाई दे रहा भाई, वेरिएबल कॉस्ट डिस्टर्ब हो रहा हमको बहुत। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मित्रों? कंट्रीब्यूशन। फाइन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता है। फिक्स कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट माइनस होगा। फिक्स कॉस्ट का मतलब तो समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको माइनस करिएगा तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अथवा या ईबीआईटी। ईबीआईटी इसी को बोलते हैं, ईबीआईटी का फुल फॉर्म पता है ना? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, क्या चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
देखिए मंडे वन टाइम, देखिए नो प्रॉब्लम, आप क्लास करिए। तो देखिए EBIT, EBIT मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आप इसमें माइनस कर देना इंटरेस्ट। सर कौन सा इंटरेस्ट? जो फिनेंशियल कॉस्ट होता है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सबको माइनस कर दीजिए। तो इंटरेस्ट माइनस करिएगा इसमें से, तो जो आपका आएगा ना उसको बोलेगा EBT। क्या बोलेगा? EBT। क्या बोलेगा? EBT। EBT क्या बोलेंगे? यस, EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। क्योंकि सब एक बार समझाना है, उसके बाद तो खाली सम्स बनाते आना है। EBT में से फिर आप माइनस करना, लेस टैक्स, टैक्स माइनस करना। टैक्स माइनस करोगे ना, टैक्स माइनस तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर क्या बाबू? टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। और अर्निंग आफ्टर टैक्स हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, कि लिख दे अर्निंग आफ्टर टैक्स, लिख के ये नहीं बोले कि भूल जाएंगे आप लोग। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। EBIT का तो पहले लिख ही चुके। अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें देखो टैक्स के बाद इतना कमाई हो गया, इसमें से फिर माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहां पे लिख देंगे। और जितना आएगा या उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा EPS। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ये पूरा को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। देखिए इसका नाम मान लीजिए दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। तो A को B से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका इनकम स्टेटमेंट। आई होप आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। और फॉर्मेट आपको बताते हैं कि एक सीक्वेंस है। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में EPS निकालिए, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में से EBIT माइनस करोगे। फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? EBIT। या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से फिर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद जो आया है उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। तो यहां तक हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी पहुंचना पड़े आपको, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, लेकिन कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है, इसके बाहर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनता है। इनकम स्टेटमेंट एग्जॉस्टिव है, मतलब लास्ट इतना तक ही बनेगा। तो हम पूछते हैं, आप बताओ ना, पहले बिना देखे बताओ। चलो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, EBIT। EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। और EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आएगा EPS, अर्निंग पर शेयर। और सोचते होंगे ऐसा क्यों, ये क्यों शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलता होगा? आपको पता होगा कि कंपनी में सबसे लास्ट में पैसा मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। आफ्टर टैक्स आएगा। बिफोर टैक्स मतलब बिफोर एडजस्टिंग द टैक्स। यहां पर बिफोर शब्द का मतलब हुआ ये एडजस्टमेंट अभी तक उस आइटम का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। देखिए अब आपको साधारण भाषा में समझा रहे हैं। देखिए यहां तक ये शुद्ध प्रॉफिट है, शुद्ध मतलब इसमें कोई टैक्स फैक्स नहीं हुआ। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिए तो ये हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। यहां तक देखो, यहां तक ये पूरा एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट था। उसमें से इंटरेस्ट माइनस किए तो हो गया प्रॉफिट, लेकिन टैक्स से पहले, टैक्स माइनस नहीं हुआ है। फिर टैक्स माइनस किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि देखो कुछ पेमेंट ऐसा होता है ना बाबू जो कंपलसरी पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट। अगर आप किसी से लोन लिए हो तो इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक तरह का समझिए तो कंपलसरी कॉस्ट हो गया, समझे बाबू? तो इंटरेस्ट आपको देना ही होगा। तो यहां पर बिफोर वर्ड का मतलब हो गया बिफोर एडजस्टिंग दीज आइटम्स। जैसे बोले अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब बिफोर एडजस्टिंग द टैक्स,
तो उसमें जब टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, समझे बाबू? तो यही चीज है। तो हम एक बार पूछ रहे, बताइए सेल्स में से क्या माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा? कभी कभी होगा कि आधा आधा बीच बीच का डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में से देखिएगा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आपको बैक कैलकुलेशन कर देना, ईपीएस से निकालना होगा अर्निंग, अर्निंग से फिर निकालना होगा ईबीआईटी, ईबीआईटी से ईबीटी, ईबीटी से फिर आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से सेल्स, तो रिवर्स भी जाना पड़ सकता है, डिपेंड करता है सम्स के ऊपर। लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट है। हम पूछे लास्ट टाइम, बताइए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, बोलो ना। ईबीआईटी में से आई माइनस करेंगे तो ईबीटी, आई मतलब इंटरेस्ट। इसको एक लेटर से भी हम लोग लिख सकते थे, देख जैसे एक लेटर से भी अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो देखिए ऐसे पूरा फॉर्मूला को एक लेटर में लिख के दिखा रहे हैं आपको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? ईबीटी। ईबीटी आया ना, फॉर्मूला को आप एक एक डिजिट में भी यूज कर सकते हैं, एक एक लेटर को भी यूज करके बना सकते हैं। ईबीटी में से क्या माइनस करेंगे? ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। आई तो हो गया ना, आई माइनस किए तो ईबीटी। ईबीटी में से क्या माइनस किए? टी, टी मतलब टैक्स, तो क्या आएगा? ईएटी, ईट। क्या बाबू? ईट, ईट ना, खाना खा, ईट, ईट हो गया, ईट। ईट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। हम लोग ईट निकालो तो आप सोचोगे ईट अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलेंगे ईट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो नाबालिग है, जो नालायक है अभी, वो बोलेगा ईट खाना लेके आ जाएगा। देखो इसमें से फिर टैक्स माइनस कर दे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिस्सा अगर माइनस कर दोगे तो, क्योंकि देखो कंपनी का अल्टीमेट मालिक जो होता है ना बाबू, वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसीलिए लास्ट में निकलता है ईपीएस। क्या निकलता है? ईपीएस। लास्ट टाइम पूछ रहे, बताओगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी में से आई माइनस करेंगे तो ईबीटी में से टी माइनस करेंगे तो ईट। क्या बाबू? ईट। और अर्निंग आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा दे देंगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो अर्निंग पर शेयर। प्लीज कॉपी करिए, राहुल बंद कर दीजिए।